श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। प्रकृति का नियम है कि पुरुष की रचना और कुछ विशेषताएं उसमें निहित है और कुछ रचनाएं और कुछ विशेषताएं स्त्री में निहित हैं। अधूरा है, एक अधूरा दूसरा भी अधूरा, पुरुष भी अधूरा और महिला भी अधूरी, दोनों का योग होता है तब पूर्ण बनता है। फिर भी हम बांट देते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह विभक्तीकरण करता है, अलग अलग कर देता है और उपयोगिता भी हो सकती है, किंतु हम विभक्त और अविभक्त दोनों शब्दों के साथ महिला को देखें तो पता चलेगा कि कोई भी पुरुष महिला से भिन्न नहीं है। दायित्व और कर्तव्य का एक विभाजन होता है और जब परिवार बना तो विभाजन हो गया। प्रकृति सिद्ध विभाजन है, कृत्रिम भी कुछ हो सकता है। समाज की पहली इकाई है परिवार और संगठन बाद में है सब, क्योंकि एक से दो बनते हैं, दो का युग्म होता है तब एक समाज बनता है। अकेले में तो अकेला ही रहता है, वह समाज नहीं बनता। तो परिवार समाज की इकाई और पुरुष और महिला का योग एक इकाई है। जहाँ तक मैंने चिंतन किया और देखा है कि परिवार के अस्तित्व को सुरक्षित रखे बिना कोई भी संस्था संगठन शक्तिशाली नहीं बनता। सह-अस्तित्व की कला या सह-अस्तित्व का पाठ परिवार से मिलता है। दो एक साथ रह सकते हैं और दो एक साथ रह सकते हैं, यह नियम सिद्ध हो जाए तो फिर 100 भी एक साथ रह सकते हैं, 1000 भी एक साथ रह सकते हैं। एक साथ रहना एक कला है। एक साथ दो होते हैं तो नया कुछ लगता है। मैं देख रहा हूं एक छोटा बच्चा कुर्सी लिए जा रहा है। दो हो गई, एक बच्चा है और एक कुर्सी है। एक को बेचना है, एक को बेचना है और एक को बिठाना है। यह है परिवार। परिवार में सहयोग, सहानुभूति और सह अस्तित्व ये स्वयं सिद्ध हैं। और क्यों है कि पुरुष ने अनुभव किया कि महिला के बिना काम नहीं चल सकता और महिला ने अनुभव किया कि पुरुष के बिना काम नहीं चल सकता। हम लोग गंगा शहर चतुर्मास कर रहे थे। एक भाई आया, एक बच्चा पास में चल रहा, अंगुली पकड़ी हुई और एक बच्चा गोद में। वंदना तो पूरी की या नहीं, पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा क्यों, क्या बात है, करूं क्या। पत्नी का
दुर्घटना में देहावसान हो गया। अब मैं हूँ और ये 2 बच्चे हैं। पत्नी थी तो इनका पालन करती थी, मैं निश्चिंत था और मैं अपनी दुकान का काम करता। अब मैं इनको संभालूं या दुकान को संभालूं, मेरे सामने समस्या है, क्या करूं मैं। तब अनुभव किया कि परिवार के बिना व्यक्ति कितनी कठिनाई अनुभव करता है। अकेले का परिवार बनता नहीं, कम से कम 2 तो चाहिए तब परिवार बनता है। और सहज सिद्ध एक दायित्वबोध भी है कि आदमी पैसा कमाता है और स्त्री रसोई बनाती है या घर को संभालती है, गृहिणी है, गृहिणी। न गृहं गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। संस्कृत का एक बहुत सुंदर वचन है कि घर का नाम घर नहीं है, गृहिणी गृहमित्याहु, गृहिणी का नाम घर है। न गृहं गृहमुच्यते, घर को घर, ये ईंट चूना पत्थर से बने हुए घर को घर नहीं कहा जा सकता। जो गृहिणी है वह वास्तव में घर है। अब जो लोग आते हैं, हम पूछते हैं भाई कौन कौन आए हो, कहते हैं मैं आया हूँ, घर क्यों आई है। घर क्यों आई है, तो घर तो साथ स्त्री के साथ है, घर तो पुरुष के साथ नहीं चलता, स्त्री के साथ घर चलता है। और हम बहुत गहरे में जाकर भी इसकी मीमांसा करें तो पता चलेगा कि पुरुष घर चलाने में असफल रहेगा, चाहे कितना ही हो जाए, सफल नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें वह मादा नहीं है, उसमें वह चेतना नहीं है, उसमें वह सहृदयता संवेदना नहीं है, और उसमें वह करुणा भी नहीं है, उसमें वह वात्सल्य भी नहीं है जो घर चला सके। ये अपनी विशेषता है स्त्रियों की। पुरुष के पंक्ति में एक तो आया तो यह आया कि पैसा कमाना, कि आजकल तो वह भी हाथ से जा रहा है। आजकल तो हमने देखा, इन 1-2 वर्ष में तो बहुत देखा कि कोई भी आता है, पुरुष है, स्त्री है, लड़की है, कि ये लड़की अब सर्विस में लग गई, इंजीनियर बन गई या MBA कर लिया, CA कर लिया, सर्विस में लग गई और 50,000 रुपया मासिक कमा रही है। अब ये एकाधिकार पुरुष का भी नहीं रहा, पहले तो एकाधिकार रहा होगा, अब एकाधिकार नहीं रहा, स्त्रियां भी आगे आ रही है। इस स्थिति में यह विभाजन करना बड़ा कठिन है। हम विभाजन की बात को छोड़कर इस पर ध्यान दें कि अगर परिवार की संस्था, परिवार एक संस्था है, परिवार की संस्था विखंडित होती है तो एक प्रकार से शांति से जीने का सूत्र भी हाथ से छूट जाता है। फिर आदमी जी नहीं सकता, क्योंकि कुछ अर्थों में स्त्री में जो सहिष्णुता प्रकृति सिद्ध है वह पुरुष में नहीं है। एक छोटे बच्चे का पालन करना, उसमें कितनी कठिनाई है वह स्त्री महिला जानती है, पुरुष जानता नहीं। जानता है तो छोड़कर भाग जाएगा कि नहीं चाहिए, दो धक्का दो, बस धक्का दे देगा, कर नहीं सकता। स्त्री कठिनाई को सहन करती है, सहन करना जानती है। तो अब परिवार का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों की विशेषताओं का योग, इसका नाम है परिवार। एक विशेषताओं का योग बन गया, परिवार बन गया। अब हम उन विशेषताओं को बांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, पृथक्करण नहीं हो सकता। केवल स्त्री समाज नहीं बनेगा, समाज नहीं चलेगा, केवल पुरुष तो समाज नहीं चलेगा। दोनों का अपना अपना एक महत्व है और उस महत्व का हमें अंकन करना चाहिए। इस पर भी हम विचार करें कि एक युग मध्यकाल ऐसा रहा है जहां पुरुष प्रधानता रही, और आप आगे जाएं
तो आपको पता चलेगा कि यह कोई आदिकाल में ऐसा नहीं था। आदिकाल में दोनों का समन्वय पूरा था, किंतु मध्यकाल में चाहे तो उसको कुछ भी कहें, एक सामंती मनोवृत्ति या एकाधिकार की मनोवृत्ति बनी और पुरुष ने स्त्रियों के साथ बहुत अतिक्रमण भी किया है और समस्याएं भी पैदा की है। फिर भी स्त्री की एक विशेषता रही कि वह इतना सहन करना जानती है कि शायद पुरुष कभी नहीं सोच नहीं सकता। सहन किया है। आज स्थिति बदल रही है, कुछ बातें तो अच्छी हुई है। मैं नहीं सोचता कि कुछ जो परिवर्तन आ रहा है कुछ खराब हुआ है। सब कुछ खराब नहीं हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ है। और स्त्री में जो सहज विशेषताएं थी उन्हें विकसित करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। पता नहीं क्यों हुआ। हम ऋषभ को देखें, अरहत ऋषभ, भगवान ऋषभ के जीवन काल को देखें तो लिपि कला और गणित तक अधिकार स्त्रियों का था। भगवान ऋषभ ने जब विद्याएं सिखलाई, भरत और बाहुबली को ज्ञान दिया, तो दोनों पुत्रियों को भी दान दिया। बराबर का दान, विद्या दान किया था। और कला, लिपि सब ये महिलाओं से विकसित हुई थी। तो जो विकास हुआ था वह चला है, किंतु बाद में समय परिवर्तन होता रहता है और पुरुष के अहंग ने स्त्रियों को पीछे रहने के लिए ढकेल दिया गया और ऐसा हुआ है। अब इतिहास के अतीत को तो हम केवल देख सकते हैं, जान सकते हैं, किंतु वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, मैं मानता हूँ कि चिंतन काफ़ी बदल रहा है, पर उसमें कमी भी आ रही है कि जो सहिष्णुता, जो संवेदनशीलता, जो सहानुभूति का तंत्र परिवार को एक इकाई के रूप में रखता था, एकजुट रखता था, उस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। परिवार विखंडित हो रही है। संयुक्त परिवार की जो बात थी, आज वह कभी ऐसा न हो जाए। जैसे राजाओं का नाम भी इतिहास में रहेगा, वैसे संयुक्त परिवार भी इतिहास की वस्तु न बन जाए। संयुक्त परिवार में कितनी सुविधा थी, कितना उसका विशेष वैभव था संयुक्त परिवार का, किंतु आज कम मिलता है। मैंने अपने जीवन में देखा, इधर बीकानेर राज्य, जोधपुर राज्य, उदयपुर राज्य, इन सब राज्यों में देखा कि कितना एक संयुक्त परिवारों का चक्र सा चलता था। बड़े बड़े परिवार। एक बार मैं भिक्षा के लिए सुजानगढ़ में एक परिवार में गया, कठौतिया परिवार, जो मोहनलाल जी कठौतिया, जो हमारे प्रेक्षाध्यान के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, उनके परिवार में गया। तो पहले तो रोटी ली, फिर कोई साग लिया, फिर कढ़ी। अब कढ़ी सामने आई तो एक हांडी थी, बड़ी हांडी सी। निको कढ़ी इतनी बनती है क्या? कढ़ी इतनी, पानी तो होता है घड़े में, घड़े जैसा, पर घड़े में कढ़ी ये कैसे? बोले कि 100 आदमी एक साथ जीमते। और भी अनेक स्थानों पर देखा है, बहुत सैकड़ों परिवार ऐसे देखे हैं। गंगा शहर, बीकानेर, राजलदेसर, श्री डूंगरगढ़ आदि आदि, हर गांव में ऐसा देखा कि एक जगह 100 आदमी रहते थे। आज ये दुर्लभ हो गया। आज सुबह सुबह तो एक जानकारी मिली कि यहाँ गन्ना परिवार है, कहते 11 भाई एक साथ रहते हैं। तो ये बात आश्चर्य होता। आज तो कोई ऐसा बतलाए तो आश्चर्य है। परिवार टूट रहा है, इसमें कोई अब आश्चर्य नहीं रहा, टूटते चले जा रही है।
परिणाम ये हुआ है कि मैं कुछ दिन पहले ही जो कुछ पढ़ा था उस वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से कि संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ रहता है, ज़्यादा प्रसन्न रहता है, और एकल परिवार में रहने वाला उदास रहता है, खिन्न रहता है, डिप्रेशन में ज़्यादा जाता है। आखिर बेचारा अकेला बैठा करेगा क्या? मान लो एक स्त्री और एक पुरुष है, एक दो बच्चे हैं, बच्चे विद्यालय में चले जाएंगे, पुरुष दुकान में चला जाएगा, पीछे अकेली महिला दिन भर में क्या करेगी सिवाय डिप्रेशन के, और होगा क्या उनका सारा। घर में 10-20 लोग होते हैं तो एक प्रसन्नता भी रहती है, खिन्नता भी आ सकती है, पर प्रसन्नता का अवसर ज़्यादा है। परस्पर में बात करते हैं, और जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता तो भीतर ही भीतर वह बात माने, बात का अर्थ है बात और बात का अर्थ है वायु, वह बात भीतर ही भीतर वायु इतनी इकट्ठी हो जाती है कि उसको बेचारे को बेबस बना देती है, बीमार बना देती है। करे क्या? नहीं, पहले तो यही सोचते थे कि भाई संयुक्त परिवार रहना अच्छा है, व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा है कि एक व्यक्ति दुकान जाए दूसरा घर को संभाले, आदि आदि बात सोचते। किंतु अब तो विज्ञान हर चीज़ पर ठप्पा लगा रहा है, बड़े बड़े लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और यह अनुसंधान से आया, उन्होंने शायद बहुत परिवारों को चुना, सैकड़ों परिवारों को चुना और उनका अध्ययन किया तो पता चला कि जो संयुक्त परिवार में रहने वाले हैं वे लड़ते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। लड़ाई भी कभी प्रसन्नता देने वाली आती है, और कभी कभी आदमी उब जाता है, लड़ने की मन में आती है तो वह लड़ भी लेता है, परंतु फिर राजी हो जाते हैं। पर अब दो जना है, क्या तो लड़ेर क्या भिड़ेर क्या करे, सारे के सारे कहाँ जाए, कुछ हो नहीं सकता। मन की बात भी कहे तो किसको कहे। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार करें तो जो परिवार का एक मूल्य रहा संयुक्त परिवार का, वैसा कहाँ हो सकता है। यद्यपि परिवारों में विभाजन तो होता था पहले भी, किंतु वह विभाजन मात्र कभी घर में इतने आदमी हो गए तो एक साथ रसोई नहीं तो अलग अलग चूल्हा, पर अलगाव नहीं था। विभक्त था पर अलगाव नहीं। आज तो एक अलगाव हो गया। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारे पिता 4 भाई थे, ये प्रतिबंध नहीं था कि घर में ही मैं रोटी खाऊंगा। जब घूमते घामते किसी घर में चले जाते चारों में से, बस वहीं रोटी खा ली, वहीं भोजन कर लिया। यह नहीं कि यह मेरा घर है कि यह कोई दूसरा है, क्योंकि एक प्रकार से वह संयुक्त ही था सारा परिवार। आज तो बहुत पृथक हो गए, और कहूँ तो कैसा लगेगा आज के युग के लिए, किंतु कहते तो है समाजवादी युग, किंतु आज जितना व्यक्तिवाद बढ़ा है उतना शायद अतीत में कभी नहीं बढ़ा होगा। इतने व्यक्तिवादी हो गए। जिन लोगों ने पैसा कमा लिया वे तो किसी की परवाह नहीं करते, भाई की भी नहीं करते, परिवार की नहीं करते, और समाज की भी नहीं करते। वे तो सब हमारी दुनिया अलग है, अलग मान लेते हैं। यह सारा एक प्रकार का पागलपन पैदा हुआ है। ये व्यक्तिवाद, कोरा व्यक्तिवाद एक पागल का प्रलाप है, कोरा व्यक्तिवाद। यद्यपि हम अनेकांत की दृष्टि से देखें तो व्यक्तिवाद और समूहवाद या समाजवाद दोनों का अपना स्थान है, किंतु एकांत का स्थान नहीं है। एकांत में नय दुर्नय बन जाता है, एकांत सापेक्ष एकांत नय और निरपेक्ष एकांत दुर्नय बन जाता है। तो आज तो वह दुर्नीति या दुर्नय बन रहा है। इन सारे पहलुओं पर विचार कर हम परिवार की समस्या को सुलझाएं, और संयुक्त परिवार हो सके तो उनको प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। कभी सहन करना सीखो। एक सहिष्णुता है तो परिवार साथ में रह सकेगा। सहिष्णुता के अभाव में ही सारा ऐसा होता है। 2 भाई, दोनों का घर बराबर, कोई बात नहीं, वहाँ तक तो ठीक है। रहने की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था अलग हो। संयुक्त परिवार का मतलब केवल
रसोई साथ में इतना ही नहीं, हमें व्यापक अर्थ में सोचना चाहिए कि 4 भाई है, 4 रसोइयाँ बनती है तो कोई खास बात नहीं है, किंतु चारों में अलगाव न रहे, ये अलगाव की वृत्ति है, वह परिवार को विखंडित करती है। किंतु 2 भाइयों में अलगाव पैदा हो गया और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। दोनों की कोठियां पास में थी और एक भाई की कोठी में सुपारी का पेड़ था और वह झुका हुआ था दूसरे भाई की तरफ, ऐसे बहुत सीधा होता है पर वह उसका मुंह उधर था, तो उस कोठी के लोग भी कभी कभी सुपारी तोड़ देते। बहुत लंबा पेड़ होता है, उसको पता लग गया कि मेरे पेड़ से सुपारी तोड़ रही है। सीधा कोर्ट चला गया। एक छोटी सी बात, परस्पर बैठकर समझौता कर सकते, बातचीत कर सकते, पर सीधा कोर्ट चला गया, केस कर दिया उस पर। अब केस का काम तो ऐसा है कि केस और क्लेश दोनों को एक अर्थ में लेना चाहिए। संस्कृत में है क्लेश, अब प्राकृत में बन जाएगा केश। क्लेश क्लेश ही होता है और केस केस ही होता है। काफ़ी दिनों तक मुकदमा चला, बार बार हुआ। आखिर न्यायाधीश बहुत अनुभवी था, समझदार थे और उन्होंने देखा कि बिना मतलब लड़ रहे हैं छोटी सी बात को लेकर। तो एक दिन न्यायाधीश ने कहा मैं तुम्हारे वहाँ साक्षात करने आऊँगा। गए, देखा बड़ी बड़ी कोठियाँ और एक कोठी के किनारे पर एक पेड़, ये सारा योजना बना ली। दोनों भाइयों को बिठाया और न्यायाधीश बात करने लगे। पीछे से मजदूर आया और पेड़ को काट दिया। जब बात कर उठे, देख समझौता नहीं होता, नहीं हो रहे, मान नहीं रहे, दोनों का अहंग टकरा रहा है। एक कहता है कि मेरी कोठी में पेड़ उगा है, ये कैसे सुपारी तोड़ सकते हैं। दूसरा कहता है कि हमारी ओर झुका हुआ उधर आ रहा है तो हम कैसे नहीं तोड़ेंगे। विवाद मिट नहीं रहा था, मजदूर आए और पेड़ को काट दिया। अब उठे राय, देखा ये क्या किया। न्यायाधीश ने कहा तुम्हारे केस को हमने समाप्त कर दिया, फैसला कर दिया, बस लड़ो। तो हम चिंतन करें कि संयुक्त का अर्थ भी व्यापक करें। व्यवस्था की दृष्टि से विभाजन होता है, उसको तो हम संयुक्त परिवार के रूप में स्वीकार करें। और मनोभेद की दृष्टि से या अहंकार की दृष्टि से, उन्माद की दृष्टि से परिवार का विघटन होता है, वह वास्तव में परिवार का विघटन है, वियुक्त परिवार है। और वह वियुक्त परिवार स्वयं के लिए समस्या पैदा करता है, अपने मानसिकता को भी एक अन्य मनस्कता या पागलपन की ओर ले जाता है। इन सारे पहलुओं से विचार कर हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। अगर परिवार के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, और मेरा विश्वास बहुत है ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, कि जहाँ जिस बात का भी प्रशिक्षण होता है तो वह कार्य हो जाता है। आप मनुष्य की बात छोड़ दें, पशुओं को भी जो प्रशिक्षित किया जाता है, आजकल के वैज्ञानिक तो ज़्यादा पशुओं को ही प्रशिक्षित कर रहे हैं। पुराने ज़माने में भी करते थे, आजकल तो चूहा, बंदर आदि आदि छोटे छोटे जानवर या कुछ बड़ा जानवर, वे उनके आधार पर सारा वैज्ञानिक शोध चल रहा है, वही सामने आ रहे हैं। मैंने देखा आचार्य तुलसी ने जब दक्षिण भारत की यात्रा की, वहाँ एक तमिल का भाई, एक तमिलनाडु का तमिल भाई, वह बड़ा श्रद्धालु बन गया, बड़ा संपन्न आदमी था। लगभग रोज 1-2 दिन के, रोज या 1-2 दिन के अंतराल से आ जाता। अकेला नहीं आता, हाथी लेकर आता था। और वह आता और हाथी को जो वंदना कराता, आदमी भी सोचे भी बहुत अच्छी बनना, मुझसे ज़्यादा अच्छी बनना कर रहा है। इतना प्रशिक्षित कर दिया था उसको। मैंने स्वयं देखा, हम लोग हरियाणा में थे, हरियाणा की यात्रा कर रहे थे।
उमरा, हंसी के पास एक उमरा गांव है, वहाँ गए तो वहाँ एक भाई अपने घोड़े को लेकर आया और घोड़े के जो करतब देखे तो बड़ा आश्चर्यकारी लगा। तो भला पशु भी प्रशिक्षित हो सकता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में तो बहुत शक्ति है, उसके पास बहुत अच्छा रीजनिंग माइंड है, उसके पास बहुत अच्छा नियोकॉर्टेक्स माइंड है, सारा ये है, तो भला वह क्यों नहीं हो सकता। कमी हमारी है कि हम बात तो करते हैं, संयोग या भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, कथा वाचन करते हैं और आदि सारे करते हैं, किंतु इस बात को भूल जाते हैं कि ये पूरक नहीं है, पूरा काम इनसे नहीं होता। पूरा काम करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर पारिवारिक प्रशिक्षण का क्रम चले तो स्थिति परिवर्तन हो सकती है। अभी हमने जो काम शुरू किया था परिवार के शिविरों का, उसका परिणाम देखा। उदयपुर में अनेक शिविर लगे और उनको भाइयों से बात की, परिणाम देखा तो उनका दृष्टिकोण बदला है। बस यही है कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, हम प्रवचन भी करें, साथ साथ प्रयोग करें, प्रशिक्षण दें। अगर पारिवारिक प्रशिक्षण का क्रम चले तो बहुत अच्छा है। और मैंने तो एक बार उदयपुर में कहा था कि जब शादी होती है, वर वधू दोनों है, दोनों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पहले दे दें कि परिवार में कैसे रहना, कैसे शांतिपूर्ण जीवन बिताना, तो शायद ये बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती है। पारिवारिक प्रशिक्षण, परिवारों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और विवाह से पहले ही उनको प्रशिक्षित किया जाए, ये उपक्रम चले तो शायद इसमें सफलता मिल सकती है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ